नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया विरोध मार्च। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कितनी मौत हुई, इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। दिल्ली में बच्चों को मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा, विदेशों से आएंगे स्पेशलिस्ट टीचर। दिल्ली के खजूरी खास में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत, 2 बदमाश पुलिस की गोली से ढेर। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज, 1 शख्स किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के मुख्य अकाउंट को भी बंद कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला। राहुल गांधी और नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर ऐसा कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। सोशल साइट ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर एक्शन लिया है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं के अकाउंट भी लॉक किए गए थे। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकर्णम टैगोर, असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। इससे पहले मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया था। पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फेसबुक पर लिखा है, जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब भी नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो यह अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ट्विटर के इस एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने जंतर मंतर और संसद भवन के पास ट्विटर और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, वो कार्रवाई करते हैं उन लोगों के ऊपर जो अपनी आवाज उठाते हैं उत्पीड़न के खिलाफ। राहुल जी महिला और दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उनका ट्विटर ब्लॉक कर दिया गया। और बड़े नेता हमारी पार्टी के हैं जो आवाज उठा रहे थे, उनका ट्विटर ब्लॉक कर दिया गया। उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं, FIR होती है, मगर जो क्रिमिनल्स हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं। ये समय है जनता को सोचने का कि कैसे लोगों को उन्होंने सत्ता में बिठाया है, और अब समय आ चुका है कि ऐसे लोगों को सत्ता से उतरना होगा, अपनी कुर्सियां छोड़नी होंगी और जनता ये जरूर सुनिश्चित करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली कैंट में स्थित कथित बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की शिकायत पर ट्विटर ने राहुल गांधी का विवादास्पद ट्वीट डिलीट कर दिया था। आयोग ने कांग्रेस लीडर पर नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। ट्विटर ने दिया था ये तर्क। इससे पहले बुधवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के 4 अगस्त को किए गए ट्वीट ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने रेप पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। इसकी वजह से उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। अपने विवादास्पद ट्वीट को लेकर राहुल गांधी की पूरे देश में आलोचना हुई थी। राहुल गांधी के ट्वीट को कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रीट्वीट किया था और शेयर किया था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट समेत अन्य नेताओं पर एक्शन लेते हुए उनके अकाउंट को लॉक कर दिया। अब ट्विटर के इस एक्शन से पार्टी के नेता खासा नाराज हैं और इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की ओर से केंद्र सरकार पर भी इस मुद्दे में निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरीके की रिपोर्ट तैयार की जानी है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी को एलजी ने भंग कर दिया है। ऐसा वह केंद्र सरकार के दबाव में कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली में अगर टोटल देखें तो कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें से बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की डेथ, 25,000 में से कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो उनको बचाया जा सकता था, ये जांच का विषय है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। 25,000 लोग कोरोना से डेथ हुई है, ये सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की डेथ की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी, ये कहना अभी किसी सरकारी फाइल को उठा के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जांच करानी जरूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ ही नहीं हुई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि ये उन मरीजों का मजाक उड़ाना होगा, उन हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाना होगा जो इतने SOS भेज रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पास में उस दौरान हॉस्पिटल से मैसेजेस आ रहे थे, डॉक्टर से मैसेजेस आ रहे थे, पेशेंट्स के अटेंडेंस से मैसेजेस आ रहे थे, मीडिया के वो फ्रेंड्स जो लोगों की समस्या को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने कितने सारे SOS मैसेजेस, अलर्ट भेजे, मीडिया में खबरें दी। तो अगर ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उनका मजाक बनाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाना होगा। जिन लोगों ने उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की आवाज उठाई उनका मजाक बनाना होगा। वो झूठ बोल रहे थे क्या? सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे थे? सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे थे क्या? सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे थे कि क्या कि ऑक्सीजन की कमी है? जिन लोगों के अटेंडेंट बेचारे दुखी हो रहे थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? तो ऑक्सीजन की कमी तो थी, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि बिना जांच किए हुए ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच कराने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब से कह के उस कमेटी को खारिज करवा दिया। एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है हमें डेटा बताओ, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्यों से डेटा मांगा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्यों को जांच करने से रोक रही है। तो फिर डेटा मिलेगा कहां से? किसी फाइल में थोड़ी लिखा हुआ है डेटा, हवा में थोड़ी है डेटा, किसी जांच से निकल के आएगा। जांच कमेटी आप बनाने नहीं देते। तो हमने एक हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जो एक एक मामले में, ऐसे एक एक क्लेम में जहां लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, ऐसे एक एक क्लेम के मामले में जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कितनी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दिल्ली सरकार ने ऐसी चीजों को मानते हुए कि हाँ कुछ तो हुआ होगा, 5 लाख रुपए ऐसे परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम उसको 5 लाख रुपए भी देते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी कैंसिल करा दी, कमेटी भंग करा दी एलजी साहब से कह के। मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि आपने जो 13 अगस्त तक का समय सो कॉल्ड दिया है लोगों को, राज्यों को, उसके जवाब में मुझे ये कहना है कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि मौत नहीं हुई थी। कितनी हुई थी इसके लिए जांच करने की जरूरत है। हम ये कमेटी बनाना चाहते हैं, हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। हम दोबारा एलजी साहब के पास फाइल भेज रहे हैं। इस बार आप एलजी साहब से कह दीजिए कि वो इस कमेटी को भंग ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानना चाहती है कि कितनी डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए ये ऑथेंटिक जांच होना बहुत जरूरी है। तो उसको भंग ना करने की जगह केंद्र सरकार। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने करार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम है जहां पर 2 तरह की शिक्षा प्रणाली हो, एक अमीर के बच्चे के लिए, एक गरीब बच्चे के लिए। वहीं पर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक सफलता है। पूरी रिपोर्ट देखें। सेंट्रल बोर्ड है। जब हमने दिल्ली का शिक्षा बोर्ड बनाया था तो कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने हमसे पूछा कि जैसे अन्य राज्यों का बोर्ड है वैसे ही आपका भी बोर्ड होगा। आपने भी अपना, दिल्ली एक राज्य है तो दिल्ली में ने अपना शिक्षा बोर्ड बना लिया। आज आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूं कि दिल्ली के शिक्षा बोर्ड ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोर्ड है। जैसे एक हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड है, केंद्र सरकार का अपना एक शिक्षा बोर्ड है,
ऐसी एक इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा बोर्ड है, जिसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं। ये इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड जो है ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सभी बड़े बड़े स्कूल जो हैं दुनिया भर के, हमारे देश के भी जो बड़े बड़े स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका ये सपना रहता है कि हमें किसी भी तरह से इंटरनेशनल बोर्ड की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो इंटरनेशनल बोर्ड है, जिसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं, ये जो शिक्षा देता है, ये इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा देता है। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी, इसको आईबी कहते हैं, आईबी जो है इसके 5,500 स्कूलों के साथ समझौते हैं। 159 देशों में काम करता है ये, 159 देशों के अंदर उनके स्कूलों के साथ इनके समझौते हैं। कुछ देशों की सरकारों के साथ इनके समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के, जैसे अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, बड़े बड़े विकसित देशों के साथ इनके समझौते हैं। तो आज खुशी की बात यह है कि हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इंटरनेशनल बोर्ड के साथ समझौता हुआ है। अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, इसके तहत जितने स्कूल आएंगे उन सभी स्कूलों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिला करेगी। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे देश के अंदर हम जानते हैं कि 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के बच्चों के लिए, एक पैसे वालों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी, पूरे देश के अंदर यही हाल है। लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकारी स्कूलों में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छी की है, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करवाई है, और आज सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आने लगे हैं। आज इस करार के बाद अब हमारी दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं, वो शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को, दिल्ली के गरीब बच्चों को मिला करेगी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, इसके साथ आज जो करार हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत जितने भी स्कूल आएंगे, उसमें प्राइवेट स्कूल भी होंगे, प्राइवेट स्कूल भी इससे एफिलिएट हो सकते हैं हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। सरकारी स्कूल होंगे सारे। अभी 30 स्कूलों से इसको शुरू किया जा रहा है। उन स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स करवाएंगे। इन स्कूलों के अंदर उन बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा, ये इंटरनेशनल बोर्ड डिसाइड करेगा। उनकी गाइडेंस के अंदर और उनकी देखरेख के अंदर असेसमेंट की प्रणाली तय की जाएगी। इनके विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे जो हर स्कूल के अंदर जाएंगे और हर स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, हर स्कूल का वेरिफिकेशन करेंगे, हर स्कूल का सर्टिफिकेशन करेंगे कि इस स्कूल के अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए ताकि ये स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके। तो मुझे बेहद खुशी है कि एक तरफ जहां देश आजादी के 75 साल मना रहा है, वहीं एक बहुत बड़ी आशा की किरण जागी है कि अब हमारे, ये दिल्ली से शुरुआत है, दिल्ली के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलनी चालू होगी। हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने के लायक बनेंगे
और हमेशा से हम इस बात में यकीन रखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक पीढ़ी के अंदर हमारे देश की गरीबी दूर कर सकती है। हमारे बच्चे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर compete करेंगे तो दिल्ली से भी गरीबी दूर होगी और ये मॉडल पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, हमारे देश से भी गरीबी दूर होगी। नमस्कार। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए। बताया गया है कि दोनों बदमाशों पर हत्या, डकैती, लूट जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं। जो बदमाश मारे गए हैं उन पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, डकैती, लूट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। मारे गए बदमाशों के नाम आमिर खान और राजमन है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खजूरी खास इलाके में इन दोनों बदमाशों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो ये दोनों भागकर इलाके में गली नंबर 9 में घुस गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की तो बदमाशों ने धमकी दी कि वो खुद को उड़ा देंगे। इसके बाद आसपास के लोगों को बचाने के लिए पुलिस को इन दोनों पर गोली चलानी पड़ी। सर हमें नहीं पता है, 11:15 बजे पुलिस वाला आया है। तो हमसे पूछ रहा है जो बाइक रखा हुआ वो कहाँ है। तो हमने बोला हमें पता नहीं है। तो उन्होंने हमें नहीं पता है जो मतलब बाइक किसका, क्योंकि यहाँ पे दो बाइक रखा हुआ रहा। तो बोल रहे ये जिसका बाइक है। तो मैंने बोला नहीं पता है सर, क्योंकि हमारे बच्चे सो गए, हम भी सो नहीं जा रहे थे। तब तक वो पुलिस वाले ने जूता देख के उनका गेट खटखटाने लगा, लात मारने लगा। उन्होंने गेट नहीं खोला पुलिस वाला को देख के। बस इतना ही बता सकती हूँ। ये बदमाश बेगमपुर इलाके से बाइक से भागकर फरार हुए थे, जिसका पीछा करते हुए पुलिस आ रही थी। बदमाश खजूरी खास इलाके में कॉलोनी के अंदर घुस गए। पुलिस ने खजूरी खास पुलिस के साथ मिलकर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। ये बदमाश किराए के मकान में रहते थे। वो लोग काम क्या करता था सर इतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम रहते हैं सोनिया विहार में। तो हमको करीब कितना बजे फोन किया था? 12:30 बजे फोन किया था कि आपको रूम में मतलब बदमाश वो जो है बदमाश है और आप वहाँ पर आइए, आकर देखिए। पुलिस वाले भी आए हैं, बहुत आए हैं। हम मतलब नहीं तो गेट को तोड़ेगा, उसको निकालेगा। तो हम लोग भी आया तो खिड़की जो था खिड़की से देखे तो 2 पिस्तौल रिवाल्वर दोनों अपने आप को लगा रखा था। पुलिस वाले भी बहुत कॉलमिनती जोड़ा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप गेट खोल दो। कसम भी खाया कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, गेट खोल दो और सब चले जाओ। तो उसने बोला कि सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा सब। मुठभेड़ के बाद घायल हालत में जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इन दोनों बदमाशों के मारे जाने से दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पुलिस को लंबे समय से इन दोनों बदमाशों की तलाश थी। बहुत सही निर्णय लिया। पुलिस ने तो अटैक किया है उनके ऊपर। जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पर पहुँचने के पश्चात उनको निरंतर समझाया पुलिस वालों ने, सचिव साहब ने और हमारे पुलिस वालों ने काफ़ी समझाने जैसे बच्चों को समझाया था कि इसी तरीके से आप आ जाइए, आप हमें सरेंडर कीजिए, आपको थाने लेकर जाएंगे, जो पुलिस कानूनी कार्रवाई वो करे जाएंगे। लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने क्या नाम है पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई में अपनी कार्रवाई की। मैं समझता हूँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। खजूरी थाने के एसएसपी साहब सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ी वारदात होने से यहाँ पर बचा लिया है और बहुत अच्छा कार्य किया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली के मयूर विहार थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के युवक ने ही बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप किया। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के मयूर विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। त्रिलोकपुरी इलाके में गंभीर हालत में बच्ची को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए एम्स रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक उसकी हालत अभी स्थिर है। आरोपी व्यक्ति पड़ोस का रहने वाला है। इलाके के लोगों ने देर रात मयूर विहार थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की।
परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस पीड़ित परिवार को सही जवाब नहीं दे रही है। पुलिस अधिकारी से बात हुई, वो यही आई हुई थी, वो बोल रही है सीधा कि केस दबा दो, क्यों लड़की की इज्जत उछाल रही हो। आरोपी जो है वो कहाँ रहता है, कितनी दूरी पर रहता है घर से? तिलोकपुरी में ही रहता है, वो 2-3 गली छोड़ के ही रहता है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आरोपी? आरोपी की उम्र कितनी होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, शादीशुदा है। पुलिस से मतलब अभी तक कोई आपको कोई हेल्प नहीं मिली हमें पुलिस से अभी तक। पुलिस उल्टा दबाव बना रही है। पुलिस उल्टा हम पे दबाव बना रही है। आप SHO से जाकर मिले क्या, किसी अधिकारी से थाने में जाकर मिले हो? मैं नहीं मिली, लेकिन पहले इनको थाने ही लेके गए थे, थाने से बाद में ही नहीं यहाँ लाया गया। जो महिला आई हो जो बता रहे आप, जो दबाव बना रही है, क्या नाम है उसका? नाम पता आपको? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बहन को पता है, वो साथ में गई है। अच्छा, बच्चे की हालत कैसी है अभी? बच्ची की हालत थोड़ी सही है, लेकिन लड़की जो है ना, ब्लडिंग बहुत गई है लड़की की। पीड़ित परिवार के मुताबिक बच्ची बुधवार शाम को घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास का रहने वाला आरोपी शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया और अपने घर की छत पर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और लहूलुहान हालत में बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। इस मामले पर क्षेत्रीय विधायक का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं। महिलाओं यहाँ पे पुलिस जो यहाँ पर अधिकारी हैं मौके पे मौजूद है, उनको लेके मैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर देखने गया बच्ची को, लेकिन बच्ची का भी अस्पताल में नहीं पता लगा कि कहाँ है। बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में थी, बच्ची को कहाँ लेके गए पुलिस वाले कोई बताने का तैयार नहीं है। अभी आपके सामने मैं पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर रहा था, लेकिन कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी पुलिस का जो रवैया है वो ये है कि वो जितनी ये वारदातें हो रही है उन पर लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की जब वारदात सामने आती है उसको उनका रुख ये रहता है कि वो उसको जो बलात्कार का जो इतना बड़ा जो जघन्य अपराध है उसको मामूली अपराध करके उसको टाल दिया जाए। इस तरह का रवैया पुलिस का। आरोपी के बारे में कुछ पता चल पाया? आरोपी का पड़ोसी लोग बता रहे हैं, अभी पीड़िता के परिवार ने बताया कि वो फरार है और पुलिस वालों को उससे लगातार दबाव बना रहे हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और पूरी मुस्तैदी से तत्परता से काम किया है और किसी तरीके से भी उनको चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता। पुलिस को बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। सारी घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी समर्थकों के साथ मयूर विहार थाने पहुंचे और मासूम बच्ची की दरिंदगी के मामले पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। दिल्ली फिर शर्मसार हुई। कैंट के बाद इस बार त्रिलोकपुरी की एक बच्ची हमारी इससे पीड़ित हुई। दरिंदे ने उसको नोचा है, उसके साथ रेप किया है। यह आरोप बिटिया के दादा का है, बिटिया के बुआ का है। बच्ची कहाँ गई है, पुलिस कहाँ लेके गई, नहीं बताया जा रहा है। मैं LBS अस्पताल पहुँचा हूँ, अमरीश गौतम जी भी साथ में हैं। यहाँ आने पे पता चला है कि बच्ची को पुलिस लेके गई। माँ बाप का सीधा आरोप है कि पुलिस दबाव डाल रही है कि ये आरोप वापस ले लें। जग हसाई का जैसा उनको बहाना बनाया जा रहा है। दोषी की मां का आत्महत्या का सुसाइड का बहाना बनाया जा रहा है। कुल मिला के एक बार फिर से बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप, ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर किस तरह की रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। 2014 से 21 के बीच में लगभग 15,500 मुकदमे बलात्कार के रजिस्टर हो चुके हैं। एक केस दबता नहीं है, दूसरा केस उजागर हो जाता है। चंद महीनों पहले खिचड़ीपुर के अंदर भी एक दलित परिवार की बच्ची, छोटी बच्ची, ना केवल उसका किडनैप किया गया बल्कि उसका रेप और मर्डर किया गया। ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हम उस बच्ची को ढूंढ रहे, तलाश रहे हैं। पुलिस से कोई अभी संपर्क नहीं साध पाए हैं। संपर्क जैसे ही हमें साधा जाएगा, हम उसके परिवार की बुआ से मिले हैं, उसके दादा से मेरी बात हुई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि IPC की धारा 376 AB यौन अपराधों से संरक्षण, पॉस्को एक्ट समेत SC/ST एक्ट संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्वी दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप के मुताबिक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला ये है कि नेबर ने ये 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है और इसमें ये अरेस्ट किया गया है। मैडम, जो आरोपी है वो क्या पड़ोसी है? पड़ोसी है। कैसे बच्ची को बहला के ले गया? पड़ोसी हैं। तफ्तीशी चल रही है, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास एक्यूज्ड अभी एप्रीहेंड हुए हैं, तो तफ्तीशी इसमें चालू है। मैडम, बच्ची का क्या हाल है? बच्ची एम्स में रेफ़र की गई है, सो फिलहाल डॉक्टर्स के पास है। किन धाराओं में मुकदमा फिलहाल दर्ज किया है? अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगा दिए गए हैं, रेप के लगा दिए गए, पॉक्सो के लगा दिए गए हैं और SC/ST एक्ट के लगा दिए गए हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।